जी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम लेकर के आए हैं विश्व के महाद्वीपों के अंतर्गत, विश्व के भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप को। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि अफ्रीका महाद्वीप हमें दिख पा रहा है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने विश्व के महाद्वीपों के अंतर्गत एशिया महाद्वीप को देखा था और ये देखा था कि किस प्रकार से एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या फिर चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो। और एशिया महाद्वीप के विभिन्न तथ्यों के बारे में हमने पढ़ा था। और उससे पूर्व की वीडियो में जब हमने विश्व के महाद्वीपों के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन किया था तो उसके आधार पर भी हमने कुछ क्वेश्चनों को देखा था एशिया महाद्वीप के बारे में। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हम आपके सामने लेके आए हैं उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों इस महाद्वीप का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है और इस महाद्वीप से भी 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और एक छोटा सा अनुरोध ये भी रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा हुआ है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों वो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चाहे जनसंख्या की दृष्टि से। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला नंबर का महाद्वीप जो था वो एशिया महाद्वीप था दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों अगर इसके उपनामों की बात की जाए, उपनाम, ठीक है, अगर अफ्रीका महाद्वीप के उपनामों की बात की जाए तो इसे एक तो काला महाद्वीप भी कहा जाता है, काला महाद्वीप कहा जाता है। दूसरा इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि अंध महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, काला महाद्वीप भी कहा जाता है और पठारी महाद्वीप एक और नाम है इसका, पठारी महाद्वीप। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो एक उपनाम आपका क्लियर हो गया दोस्तों। ये प्रश्न ग्रुप सी एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है कि काला महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, या अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, या पठारी महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप को हम काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप और पठारी महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पर कि जो ये महाद्वीप है इसकी अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी विशेषता है। जब हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी तो उस समय भी हमने इस महाद्वीप का जिक्र किया था। ठीक है। क्योंकि हमने अक्षांश रेखाओं में 3 मुख्य प्रकार की रेखाएं पढ़ी थी। एक पढ़ी थी भूमध्य रेखा, एक पढ़ी थी आपकी कर्क रेखा और एक पढ़ी थी मकर रेखा। तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिससे होकर के तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है। ये तीनों ही लाइनें, ये जो इमेजिनरी लाइन ग्लोब पर बनी हुई हैं, ये इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इसको मैं आपको विश्व के मानचित्र के हिसाब से बता सकता हूं दोस्तों। जैसा कि ये विश्व का मानचित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और जो मैं इसका जो चित्र बना पा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो आपकी जो ये नीले कलर के अंदर मैंने डाल दिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है आपका एक ये कह सकते हैं हम कि भू स्थलीय या फिर स्थलीय क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सब पहली जो ये लाइन आ रही है ये आपकी है कर्क रेखा, यहाँ पर लिखा भी है। तो ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो लाइन जा रही है जहाँ पर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये आपकी भूमध्य रेखा है दोस्तों, भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों। और ये जो नीचे से जा रही है ये लाइन, ये आपकी मकर रेखा है दोस्तों। ठीक है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप के से होकर के गुजरती है और ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के ये तीनों ही इमेजिनरी लाइन गुजरती हैं दोस्तों, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। साथ ही साथ दोस्तों जो भूमध्य रेखा है इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है ना, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका करके
दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इस महाद्वीप के बीचों बीच जाती है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इस महाद्वीप की, अगर हम पूरे महाद्वीप की बात करें, जैसे हमने देखा था एशिया महाद्वीप में टोटल 51 देश थे, तो उसी प्रकार से इस महाद्वीप में दोस्तों कुल देश, अगर कुल देशों की बात कर लूँ मैं, ठीक है, तो वो हैं आपके 54 देश। ठीक है दोस्तों, कितने देश हैं? 54 देश हैं दोस्तों। और ये सर्वाधिक है, इस महाद्वीप में सर्वाधिक देशों की संख्या है। और इसका जो सबसे नया जो देश है दोस्तों, उसका नाम है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान इसका सबसे नया देश है, जो कि दोस्तों 9 जुलाई 2011 को बना था दोस्तों, यानी कि यूएनओ का सदस्य बना 9 जुलाई 2011 को। सबसे नया जो देश था उसका नाम है दक्षिण सूडान, 54वां देश था इस महाद्वीप का। ठीक है, तो एक चीज़ हमने और क्लियर कर ली है कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, और उनमें से जो सबसे नया जो देश है दक्षिण सूडान है। ठीक है, और इसकी जो दक्षिण सूडान की जो स्थापना की गई थी वो 9 जुलाई 2011 को की गई थी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर थोड़ा एग्जैक्ट दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसका जो ये वाला जो छोर है दोस्तों, ये वाला छोर, तो ये वाला छोर इसका पूर्वी छोर हो जाएगा, पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूर्व की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है दोस्तों। ठीक है, हिंद महासागर है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ की बात कर लें तो ये आपका लाल सागर है। क्या है दोस्तों? लाल सागर, रेड सी, लाल सागर। ठीक है, ये लाल सागर है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि इसके पूर्व में क्या क्या किससे घिरा है, लाल सागर और हिंद महासागर से ये घिरा हुआ है। और अगर इसके इस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि पश्चिमी छोर की बात कर लेते हैं, तो ये आपका अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पर ये दोस्तों जो ये नदी वाला जो पानी वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर दोस्तों। ठीक है, भूमध्य सागर है, यानी कि उत्तर में इसके भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से ऊपर को क्या लग जाता है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप लग जाता है। तो उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप देश हैं, और दक्षिण में इसका अटलांटिक, और ये भी कह सकते हैं कि जो ये वाला जो क्षेत्र है अटलांटिक, यहाँ तक अटलांटिक महासागर आ जाता है, और इधर को आपका हिंद महासागर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दक्षिण में ये भी कह सकते हैं हम कि अटलांटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका, ठीक है ना, अटलांटिक महाद्वीप है यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि पूर्व में आपका इसका हिंद महासागर और लाल सागर है, पश्चिम में इसका अटलांटिक महासागर है। ठीक है दोस्तों, और उत्तर में इसका भूमध्य सागर है, और दक्षिण में इसका अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के सिरे से ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन भी मैंने कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, उसका नाम है सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल दोस्तों आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। सहारा मरुस्थल की जो स्थिति है दोस्तों, वो है आपकी इस तरीके से, यहाँ से बना हुआ है दोस्तों, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसमें बहुत सारे देश आते हैं। आपका लीबिया आता है, अल्जीरिया आता है, माली आता है, सूडान आता है, इस तरीके से बहुत सारे देशों के साथ ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, और ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों अगली बात अगर हम कर लेते हैं इस महाद्वीप के बारे में कि जो यहाँ की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, वो है आपका किलिमंजारो।
किलिमंजारो। अब कई बार किलिमंजारो की एक विशेषता ये है कि ये निष्क्रिय ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा ये कह सकते हैं हम कि सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, और जो कि आपका इस तंजानिया देश में है दोस्तों, यहाँ पर तंजानिया में, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी भी यहीं पर है किलिमंजारो में। तो किलिमंजारो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि किलिमंजारो आपका तंजानिया देश में है, तंजानिया और कीनिया की सीमा पर लगा हुआ है, ठीक यहाँ पर दोस्तों, एग्जैक्टली तंजानिया में इसका सीमा पड़ती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर एक झील है दोस्तों, जिसका नाम है आपका विक्टोरिया झील। क्या नाम है? विक्टोरिया झील। यहाँ पर मैं आपका ये नीला कर रहा हूँ, ये झील है आपकी विक्टोरिया झील। ये विक्टोरिया झील जो है ये केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा से लगी हुई है, ठीक है। और इसी से नील नदी निकलती है दोस्तों, नील नदी निकलती है, जिसे कि मिस्र का वरदान भी कहते हैं। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। तो यहाँ पर से ये नदी इस तरीके से जाती है और भूमध्य रेखा में गिर जाती है दोस्तों, भूमध्य सागर में गिर जाती है ऊपर जा कर के यहाँ, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि विक्टोरिया जो झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और इससे ही आपकी क्या निकलती है? नील नदी निकलती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों एक बात, अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात कर ली जाए तो एक देश है यहाँ पर लीबिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये लीबिया दिख रहा है आपका। लीबिया में एक जगह का नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है? अल अजीजिया, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा गर्म स्थल है दोस्तों। क्या है? गर्म स्थल। अल अजीजिया एक बार विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल हुआ करता था अल अजीजिया, ठीक है। लेकिन अब विश्व का सबसे गर्म स्थल कैलिफोर्निया की डेथ वैली है, ठीक है। और अल अजीजिया अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थल माना जाता है, जो कि लीबिया में पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे अल अजीजिया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग किसे कहते हैं? दोस्तों जैसे कि आप ये चित्र देख पा रहे हैं और यहाँ पर आपको एक सींग जैसा लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये एक सींग प्रतीत जैसा हो रहा होगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका के सींग, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं दोस्तों, इनके नाम है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। देखिए दोस्तों ये इथोपिया है, ये सोमालिया है और ये जिबूती है, यहाँ पर एक छोटा सा देश। तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ठीक है। ये 3 देशों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अफ्रीका के सींग कहा जाता है, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है दोस्तों। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। और प्रश्न पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं आता है? तो इन 3 देशों के अलावा एक नाम और होगा जो नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रश्नों का हम वहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बात कही थी आपको कि जो ये विक्टोरिया जो जलप्रपात है, यानी कि विक्टोरिया जो झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, इससे नील नदी निकलती है। और इजिप्ट यानी कि मिस्र में यहाँ पर इस पर एक बांध बनाया गया है, आसवान बांध। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध, ठीक है। आसवान बांध किस नदी पर है? तो आप कहेंगे नील नदी पर। और नील नदी आपको पता है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? आसवान बांध बना है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ता है बोत्सवाना, ठीक है। इस बोत्सवाना में एक मरुस्थल है दोस्तों, जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल दोस्तों।
ठीक है। अब एक तो दो मरुस्थलों के नाम आपको याद हो गए दोस्तों। एक तो सहारा मरुस्थल है जो कि चाड, माली, लीबिया अन्य देशों के साथ मिला हुआ है, सूडान तक इसकी सीमाएं हैं। इसी प्रकार से एक बोत्सवाना में एक कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। एक जनजाति का नाम है बुशमैन। ठीक है दोस्तों, बुशमैन। ठीक है, बुशमैन जो जनजाति पाई जाती है दोस्तों वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना में जो जनजाति पाई जाती है उसे बुशमैन कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है पिग्मी। एक जाति क्या पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है जो कि कोंगो नदी, कोंगो बेसिन, कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, तो पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक जनजाति पाई जाती है बद्दू। ठीक है दोस्तों, तो बद्दू जो जनजाति पाई जाती है वो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम बद्दू है। पिग्मी आपकी कहाँ है? कोंगो बेसिन में पाई जाती है। बुशमैन आपकी कहाँ पाई जाती है? आपकी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो ये आदिम जाति हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये बहुत पुरानी, अभी भी आदि मानव की तरह बर्ताव करती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है मसाई, मसाई जनजाति। ठीक है, तो ये पूर्वी अफ्रीका के तटों पर पाई जाती है। पूर्वी अफ्रीका के तटों पर, अफ्रीका के तटों पर पाई जाती है दोस्तों। मसाई जो जनजाति है वो पूर्वी अफ्रीका के तटों पर पाई जाती है। ठीक है, और एक है जुलू, जुलू जनजाति। जुलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में। दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत, नाटाल प्रांत। ठीक है, नटाल प्रांत। तो ये आपको क्लियर याद रखना है। इसका आप चाहो तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है दोस्तों। तो बुशमैन जो जनजाति पाई जाती है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कोंगो बेसिन में पाई जाती है। बद्दू जो जनजाति है वो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। मसाई जो जनजाति है वो पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और जुलू जो जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? ठीक है, एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर। अगर पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वेज नहर किस देश में है, तो दोस्तों ये है मिस्र देश में। ठीक है, मिस्र देश में है। ठीक है, और ये जोड़ती है आपकी लाल सागर को, लाल सागर को, ठीक है, किसके साथ? भूमध्य, भूमध्य सागर के साथ। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के साथ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये लाल सागर है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ये ऊपर आपका भूमध्य सागर है। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका मिस्र का है। तो यहाँ पर से काट करके एक नहर बना दी गई जिसका नाम रखा गया स्वेज नहर। ठीक है दोस्तों, ये स्वेज नहर दोस्तों जो बनी थी ये आपकी बनी थी 1869 में, 1869 ईस्वी में बनी थी दोस्तों। अब आपको ये याद रह जाएगा क्योंकि 1869 में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था। तो स्वेज नहर भी उसी वर्ष बन करके तैयार हुई थी 1869 ईस्वी में। और इस स्वेज नहर के बनने से दोस्तों मैं आपको विश्व के मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यूरोप हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये इंडिया हो गया। तो पहले यूरोप वासियों को इस तरीके से चक्कर लगा करके इंडिया आना पड़ता था। ठीक है, लेकिन ये नहर बन जाने से तो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक पड़ गया और यहाँ से ये इंडिया आने लगे। तो कहा जाता है कि स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप, यूरोप और भारत, ठीक है दोस्तों, यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी दोस्तों। 7000 किलोमीटर क्या हो गई थी? कम हो गई थी। और यूरोपियों को भारत से व्यापार करने में आसानी होने लगी। तो आपको स्वेज नहर के बारे में क्लियर याद रखना है कि स्वेज नहर मिस्र में है, इसीलिए मिस्र को अफ्रीका और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। सॉरी, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया
का जंक्शन कहा जाता है दोस्तों। यूरोप और एशिया का जंक्शन कहा जाता है मिस्र को, और मिस्र में को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्वेज नहर है दोस्तों। स्वेज नहर बनाई गई थी 1869 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि स्वेज नहर कहाँ है आपकी, मिस्र में है, और 1869 में इसकी क्या की गई थी, मतलब ये नहर बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर अगली पॉइंटों पर बात की जाए तो जो अफ्रीका का आइवरी कोस्ट है, आइवरी कोस्ट, ठीक है दोस्तों, प्रश्न आते हैं दोस्तों यहाँ पर से। जो आइवरी कोस्ट है दोस्तों वो विश्व का सबसे ज़्यादा कोको उत्पादक देश है। ठीक है, कोको उत्पादक देश, कोको उत्पादक। ठीक है दोस्तों, तो विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश कौन सा है, आप कहेंगे आइवरी कोस्ट, अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों राजनीतिक स्थिति को भी हम साथ साथ में लाते रहेंगे। ठीक है, अफ्रीका का जो जंजीबार तट है, जंजीबार जो तट है, और एक पैम्पा द्वीप है, यहाँ पर पैम्पा द्वीप, ये विश्व में सर्वाधिक दोस्तों लौंग के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, लौंग के उत्पादन के लिए। लौंग के उत्पादन, लौंग सर्वाधिक कहाँ होती है, जंजीबार तट पर, या जंजीबार एक देश है। ठीक है, या पैम्पा द्वीप में विश्व का सर्वाधिक क्या होता है, लौंग का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश है नाइजीरिया। कौन सा है, नाइजीरिया। इस नाइजीरिया का एक उपनाम है, इसको जो कहा जाता है नाइजीरिया को, इसे कहा जाता है तेल ताड़ की भूमि, तेल ताड़। ठीक है, यानी कि पाम ऑयल जो होता है, पाम ऑयल की जो भूमि कहलाती है वो नाइजीरिया कहलाती है दोस्तों। तो तेल ताड़ की भूमि से किस देश को जाना जाता है, तो आप कहेंगे दोस्तों नाइजीरिया को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों अगर अब हीरे की बात करें तो जो विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है, विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा, इसका नाम है दोस्तों, जो विश्व का जो सबसे बड़ा जो हीरा था उसका नाम था कुलीनान हीरा। क्या नाम था, कुलीनान हीरा। ठीक है, कुलीनान हीरा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, कुलीनान हीरा था। और इसे सर थॉमस कुलीनान ने 1905 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से निकाला था। तो ये कहाँ पर है आपका, दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान। अब यहाँ पर से कई प्रश्न अब आपके सामने उठ जाएंगे कि अफ्रीका जो प्रीमियर खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे के लिए है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है, कुलीनान हीरा। कुलीनान हीरा कहाँ से निकाला गया, प्रीमियर खान से। प्रीमियर खान जो कुलीनान हीरा था वो किसने खोजा था, वो सर थॉमस कुलीनान ने ही खोजा था। कुलीनान इसलिए उसका नाम कुलीनान हीरा पड़ा 1905 ईस्वी में दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीनान हीरा है, जो कि प्रीमियर खान से खोजा गया था। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अगर सोने की बात करें दोस्तों तो जोहानसबर्ग विश्व में सर्वाधिक, यानी कि जोहानसबर्ग आपके दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये देश है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है। और जोहानसबर्ग ये क्या है, यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक सोना भंडारक देश है। ये सोना भंडारक देश, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे मतलब सोना भंडारक देश कौन सा है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जबकि उत्पादन में विश्व का चौथा स्थान है। और उत्पादन सर्वाधिक सोने का कौन करता है, चीन करता है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। चीन सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका भंडारक देश है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक प्रीमियर खान की बात करी थी, और हीरे की यहाँ पर एक और खान है, उसका नाम है किम्बरले। क्या नाम है, किम्बरले। तो किम्बरले खान किस लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए दोस्तों। किसके लिए है,
हीरे के लिए है। ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ किम्बरले खान, प्रीमियर खान सोने के लिए हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। अब अगली बात कर लें कि जोहान्सबर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, एक औद्योगिक केंद्र है, ठीक है ना, और एक प्रशासनिक राजधानी भी है, ठीक है। प्रशासनिक राजधानी जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। अब इसका नाम बदल करके तस्वाने कर दिया गया है दोस्तों, तस्वाने कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तस्वाने इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। जबकि वैधानिक राजधानी जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की है, देश की है, दक्षिण अफ्रीका की है, वो कहाँ है, केप टाउन में। कहाँ पर है, केप टाउन में दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है, ठीक है दोस्तों आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा, जो मिस्र देश है उसकी जो मुख्य नकदी फसल है वो है कपास, ठीक है। कपास मिस्र देश की क्या है, मुख्य नकदी फसल है। और जो कपास के जो किसान होते हैं मिस्र में, किसान, उन्हें क्या कहा जाता है, फेल्लाह कहा जाता है, फेल्लाह। तो फेल्लाह के नाम से किसे जाना जाता है, आप कहेंगे कपास के किसानों को कहा जाता है मिस्र देश में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो दोस्तों आप लोगों के सामने मैं लेके आया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने रखी, आप इसको एक बार पुनः देखिएगा और नोट बना लीजिएगा कि किस किस चीज़ पर मैंने क्या बात करी है, ठीक है। आपकी परीक्षाओं में ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।